हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर था वो था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 और आज का जो पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। आज ट्रांसफॉर्मर का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज की जो हमारी नई हेडिंग होगी वो होगी ट्रांसफॉर्मर की हानियां, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के जितने भी लॉसेस हैं, जितनी भी क्षतियां हैं। तो नई हेडिंग आज की लिखो, ट्रांसफॉर्मर की हानियां। हानियां को अपन क्षतियां भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन सी क्षतियां होती हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास दो प्रकार की क्षतियां होती है और इन क्षतियों से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो जो हमारे पास क्षतियां होती है वो होती है, एक तो लोह क्षति होती है, दूसरी होती है हमारे पास ताम्र क्षति होती है, ठीक है। एक तो होती है हमारे पास लोह क्षति। कौन सी क्षति होती है? लोह क्षति। और लोह क्षति होती है, ये भी हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एडी करंट, एक होती है एडी करंट, दूसरी होती है हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति। एक दूसरी जो होती है वो होती है एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति होती है, उसका नाम होता है भंवर धारा। भंवर धारा क्षति। तो अपने को एडी करंट क्षति भी पूछ सकता है और ये इसके स्थान पर भंवर धारा क्षति नाम भी अपने को दे सकता है। तो और दूसरी जो होती है ट्रांसफॉर्मर की मेन क्षति के अंदर, एक तो होती है लोह क्षति, दूसरी होती है ताम्र क्षति, ठीक है। देखो, नाम से पता चल रहा है अपने को लोह क्षति, यानी कि लोह वाले भागों के अंदर जो क्षति होती है वो होती है दोस्तों लोह क्षति, ठीक है। और जो ताम्र क्षति है, ये जहां पर तांबे की वाइंडिंग की होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उसमें जो क्षति होती है वो होती है ताम्र क्षति। तो जो कोर होती है, कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, लोहे की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बनी होती है। तो उनके अंदर जो क्षति होती है दोस्तों वो होती है लोह क्षति। तांबे की जो वाइंडिंग की जाती है, उस तांबे की वाइंडिंग के अंदर जो क्षति होती है वो होती है ताम्र क्षति। तो आज की जो नई हेडिंग वो डालो, ट्रांसफॉर्मर की क्षतियां। लिखो, यह निम्न दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो लोह क्षति, इसके आगे ऐसा निशान लगा के लिखो, ये भी दो प्रकार की है। नंबर 1 हिस्टेरेसिस क्षति है, दूसरी लिखो एडी करंट क्षति। एक तो हमारे पास हिस्टेरेसिस क्षति और दूसरी है एडी करंट क्षति। इसके कोष्टक में लिखो भंवर धारा क्षति। भंवर धारा क्षति। नंबर 2 नाम लिखो आप ताम्र क्षति और पहले वाले की हेडिंग डालो लोह क्षति। यानी कि लोह क्षति अपन कैसे ज्ञात करते हैं, ये कहां होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जो लोह क्षति होती है दोस्तों वो हमारे पास दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हेडिंग डालो हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति। तो आपको ये तो पता चल गया लोह क्षति कहां होती है। तो कहां होती है? लेमिनेटेड जो कोर होती है, लोहे की जो कोर बनी होती है, उस कोर के अंदर लोह क्षति होती है। इस लोह क्षति को कम करने के लिए हमें जो वो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। जो हमारे पास ई प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, आई प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, एल प्रकार की जो पत्तियां आती, इन जो प्रकार की पत्तियां होती हैं, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर की जो
संरचना बनाते हैं, ठीक है। इसको यानी कि इन पत्तियों को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, यानी कि अचालक पदार्थ से इसको क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। और लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, इस लोहे की क्षति को कम करने के लिए ही इसको लेमिनेटेड किया जाता है। तो इसमें देखो हिस्टेरेसिस क्षति में WH बराबर निट्टा, WH बराबर होता है निट्टा B 1.6, B के स्थान पर BM भी दे सकता है, B के स्थान पर क्या दे सकता है, BM भी दे सकता है। और BM का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका ज्ञात करने का सूत्र। हिस्टेरेसिस क्षति यानी कि WH बराबर होता है निट्टा B की पावर 1.6 इंटू F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और V क्या होती है, सॉरी यहां लिख दिया क्या, V लिखो इस पे, ये होती है वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि क्रोड की जो हमारे पास होती है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें लिखो WH क्या होता है हमारे पास, हिस्टेरेसिस क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति होती है। निट्टा है ये नियतांक होता है, निट्टा क्या होता है दोस्तों, नियतांक होता है। और किसका नियतांक होता है, हिस्टेरेसिस नियतांक होता है, हिस्टेरेसिस नियतांक। B या BM भी दे सकता है, यहां पे कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप B भी लिख सकते हो और BM भी। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, B क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, ठीक है। और कौन सा घनत्व भी, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व होता है। F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, F क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती है। V होती है वॉल्यूम, या फिर इसका आयतन, और किसका आयतन, कोर का आयतन, कोर का आयतन, ठीक है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से हिस्टेरेसिस क्षति का सूत्र होता है, तो क्या होगा, WH बराबर निट्टा, ये होता है निट्टा B की पावर 1.6 इंटू F इंटू V होता है। WH होता है हिस्टेरेसिस क्षति होती है, N हिस्टेरेसिस नियतांक होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व फ्रीक्वेंसी होती है, वॉल्यूम होती है, कोर का आयतन। तो इसको उतारो। और जो हिस्टेरेसिस क्षति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, देखो जब हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर विद्युत धारा सप्लाई से संयोजित करते हैं या विद्युत धारा सप्लाई प्रवाहित करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी इस प्रकार से चलती है। अगर जब हमारा ये पीक वैल्यू के ऊपर धारा जाती है, पीक वैल्यू से शून्य अवस्था में तब आती है, तो जब चुंबक बनती है वो चुंबक बनना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यहां पे चुंबक बनी, यहां पे चुंबक नहीं बनी, यहां चुंबक बनी, यहां नहीं बनी, यहां बनी, यानी कि चुंबक का चुंबकित और विचुंबकित होने से यहां क्या होती है, हिस्टेरेसिस क्षति होती है। तो चुंबक के चुंबकित और विचुंबकित होने के प्रभाव से जो क्षति होती है वो क्षति कौन सी होती है दोस्तों, हिस्टेरेसिस क्षति होती है, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस क्षति, इसके बाद में ये सूत्र उतारो, ये 500 के 500 जो इसके अर्थ होते हैं इन अर्थों को लिखो। इसके बाद में हम एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे, उतारो इसको।
उतार लिया। अब इसमें एक लाइन लिखो, आप लिखो, यह चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रभाव से होती है। यह चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रभाव से होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना, है ना। बाकी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, कोई मेरे हिसाब से दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। इसमें जो मोस्टली चीजें हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है, उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा अपन जोर दे रहे हैं। तो चुंबकन और विचुंबकन के प्रभाव से ही जो क्षति होती है वो कौन सी होती है? हिस्टेरेसिस क्षति होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 की, जो हमारे पास है एडी करंट क्षति, ठीक है, भंवर धारा क्षति जिसको बोलते हैं यहाँ पर। नंबर 2 पे है हमारे पास लोहा क्षति वाला, ये 2 नंबर भाग, एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति जिसको अपन बोलते हैं भंवर धारा क्षति, जिसको क्या बोलते हैं? भंवर धारा क्षति। देखो भंवर धारा को ज्ञात करने का सूत्र यानी कि WE, E का मतलब एडी करंट, ठीक है, होता है B² इंटू F² इंटू T²। और देखो B तो हमारा पहले वाला है, F भी पहले वाला, लेकिन T² क्या होता है? T² होता है दोस्तों, T होता है यहाँ पे कोर, जो कोर होता है उसकी लेमिनेटेड की जो मोटाई होती है, लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, ठीक है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेशन की मोटाई। ये जो लेमिनेशन की मोटाई होती है इसको किससे अपन इंगित करते हैं? T से इंगित करते हैं। तो WE बराबर होता है हमारे पास B² इंटू F² इंटू T²। ये जो एडी करंट क्षति होती है ये दोस्तों कब उत्पन्न होती है? ये दोस्तों जब उत्पन्न होती है जब कोर के अंदर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से जो क्षति होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र काटता है, कोर को जो चुंबकीय क्षेत्र काटता है उसके कारण जो क्षति उत्पन्न होती है वही कहलाती है एडी करंट क्षति, ठीक है। तो लिखो एडी करंट क्षति, कोष्टक में लिखो भंवर धारा क्षति। इस सूत्र को उतारो, टी का अर्थ क्या होता है ये लिखो, लेमिनेशन की मोटाई होती है। इसके बाद में आप एक लाइन लिखो, यह जब कोर को चुंबकीय क्षेत्र काटता है, लिखो, जब कोर को चुंबकीय क्षेत्र काटता है, जब कोर को चुंबकीय क्षेत्र काटता है तो उसमें एडी करंट क्षति होती है, तो उसमें एडी करंट क्षति होती है। लिखो, इसी में सेकंड लाइन लिखो, पत्तियों में लेमिनेटेड करने से या पत्तियों को लेमिनेटेड करने से उसमें एडी करंट क्षति को कम किया जाता है, उसमें एडी करंट क्षति को कम किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पत्तियां होती है उसको लेमिनेटेड करेंगे, वो लेमिनेट करने से उसमें कौन सी क्षति कम होगी? भंवर धारा क्षति या एडी करंट क्षति का मान कम हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारे पास 2 नंबर की है, हेडिंग डालो ताम्र क्षति यानी कि कॉपर लॉसेस जिसको अपन बोलते हैं।
और ताम्र क्षति का डायरेक्टली यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है वो पूछ लिया जाता है। तो इसमें ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, अपने को ये देखना है कि ये लॉस जो होता है ये किस में होता है। यह लॉस या यह क्षति वाइंडिंग में होती है, क्योंकि वाइंडिंग ही तो तांबे की जाती है और उस वाइंडिंग में ही ताम्र क्षति होती है। ठीक है, और ये होता है W बराबर VI cos फाई, VI cos फाई, या इसको डायरेक्टली अपन इसकी जो शक्ति निकालते हैं उसको लिख सकते हैं P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, तो ताम्र क्षति अगर हम टोटल पावर निकालें तो क्या होगा, I स्क्वायर R होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो क्षतियां होती हैं, जो हानियां होती हैं। तो इसमें नोट डाल के एक बात लिखो, आप लिखो यहां यांत्रिक हानि नहीं होती है, यहां यांत्रिक हानि नहीं होती है क्योंकि यहां मूवमेंट करने वाला भाग नहीं होता है, क्योंकि यहां मूवमेंट करने वाला भाग नहीं होता। तो दोस्तों यांत्रिक क्षति वही होगी जहां पर कोई भाग घूमने वाला हो, इधर उधर खिसकने वाला हो, उसी स्थान पर अपने यांत्रिक हानि होती है। लेकिन हमने शुरू में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्थितिक युक्ति है, और स्थितिक युक्ति होने की वजह से इसके अंदर कोई भी मूवमेंट करने वाला हिस्सा या भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इन क्षतियों को जरूर याद कर लेना। इन क्षतियों के जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को भी अच्छी तरह से याद कर लेना। इन फॉर्मूलों में डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे जो नया टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करना, यानी कि कितनी क्षति हुई वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। ट्रांसफॉर्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करना। तो ट्रांसफॉर्मर की जो क्षतियां होती है उनका मान अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, एक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा। ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, और दूसरा होता है अपना शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा। देखो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता दोस्तों, इसमें यही होता है ठीक है। यहां पे इसमें अपन वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, एमीटर भी लगा देते हैं। तो वोल्टेज अगर ज्ञात करेंगे तो वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यहाँ पे अपन लगा देते हैं वाट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, यहां से इसको सप्लाई स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा ज्ञात करेंगे तो ओपन सर्किट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहां पे कोई भी लोड नहीं जोड़ेंगे, यानी कि शून्य लोड पर जो परीक्षण करेंगे वो होगा ओपन सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण। और जो खुले प्रकार का जो परीक्षण होता है ये होता है दोस्तों किसके लिए, लोह क्षति के लिए, लोह क्षति के लिए। तो हमें डायरेक्टली केवल यही पूछा जाता है कि ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा कौन सा दोष खोजा जाता है। तो कौन सा दोष खोजा जाता है इसके द्वारा, लोह हानि, लोह क्षति
आयरन लॉस, ठीक है। और अगर हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा ज्ञात करेंगे तो यहां पे अपन शून्य लोड से लेकर लोड को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन कोई भी लोड लगा देते हैं या इसको आगे से शॉर्ट कर देते हैं, उस अवस्था में अगर अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्षति ज्ञात कर रहे हैं, तो वो क्षति ज्ञात करेंगे अपन कौन सी, ताम्र क्षति ज्ञात करेंगे, ताम्र क्षति ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल यही एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है दोस्तों कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कौन सी क्षति का परीक्षण किया जाता है। तो कौन सी क्षति का परीक्षण किया जाता है दोस्तों, ताम्र क्षति का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम से आपको जो समझाने वाली बातें हैं वो समझा दी गई हैं और लिखाने वाली बातें हैं वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। तो नई हेडिंग डालो आप, ट्रांसफार्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करना। नंबर 1 लिखो ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, नंबर 2 लिखो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा। इसमें नंबर 1 की हेडिंग डालो ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा लिखो। इसमें इस परीक्षण को करते समय लोड शून्य रखा जाता है। लोड शून्य रखा जाने का मतलब होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो संयोजन है वो आगे से खुले रखते हैं, उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की युक्ति उसके ऊपर अपन नहीं लगाते हैं। इसी में पॉइंट नंबर 2 आप लिखो, यह लोह हानि ज्ञात करता है। ओपन सर्किट परीक्षण यह क्या करता है, लोह हानि ज्ञात करता है। इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसको क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है या ओपन रखा जाता है, ठीक है। मोस्ट लगा के एक लाइन और लिखो, चौथी मोस्ट लगा के लिखो, यह लोड रहित अवस्था में होता है। यह लोड रहित, देखो एक तो होता है लोड युक्त, एक होता है लोड रहित। लोड रहित होता है और एक होता है लोड युक्त। तो ये जो परीक्षण होता है कौन सा, ओपन सर्किट जो परीक्षण होता है ये होता है हमेशा लोड रहित अवस्था में। तो लिखो यह लोड रहित अवस्था में होता है। अब नंबर 2 की हेडिंग डालो शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा, यानी कि शॉर्ट सर्किट यानी कि आगे से इसको दोनों संयोजनों को क्या कर देंगे, खुले के स्थान पे शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट कर देंगे तब क्या होगा, लोड युक्त अवस्था में यहां हो जाएगा और लोड रहित यहां से हट जाएगा। तो लिखो इसमें ताम्र हानि को ज्ञात किया जाता है। 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 नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। देखो नाम से पता चला, एक को ओपन रखते हैं दूसरे को शॉर्ट करते हैं बस।
इतना ही ज्यादा है कुछ। अगर आप एक दो बार इसको देख लोगे नोट्स को तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट लाइन है 3 नंबर की, उसके बारे में लिखो। इसके द्वारा शून्य लोड को पूर्ण लोड तक, इसके द्वारा शून्य लोड से पूर्ण लोड तक, इसके द्वारा शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लोड को बढ़ाने से, लोड को बढ़ाने से ताम्र हानि बढ़ती है, ताम्र हानि बढ़ती है। अगर यहां पे दोस्तों लोड का मान कम होगा तो ताम्र जो हानि होती है वो भी क्या होगी, कम होगी। अगर लोड का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ताम्र हानि भी बढ़ती जाएगी। तो जो इसका जो कॉपर लॉसेस है, कॉपर जो लॉस है वो जो लोड है, लोड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लोड के ऊपर, ठीक है। अगर लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, लोड घटेगा कॉपर लॉस भी घटेगा, ठीक है। इन तीनों लाइनों को उतार लो आप। अब लिखो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है। तो नई एडिंग डालो। अब इतना ज्यादा कुछ नहीं है, इसके 2-4 सूत्र हैं, उन सूत्रों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो दक्षता इफिशियंसी होती है वो अपन किस प्रकार से निकालते हैं। तो लिखो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, यानी कि इफिशियंसी जो ट्रांसफॉर्मर की अपन निकालते हैं वो निकालते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी उसका प्रतीक चिन्ह होता है निट्टा, निट्टा, ठीक है। ये होता है दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, नीटा होता है। और नीटा बराबर होता है दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 होता है अगर प्रतिशत दक्षता निकालते हैं तो अपन, ठीक है। हाँ, अगर निट्टा की वैल्यू अपन निकालते हैं तो ये होता है आउटपुट बटे इनपुट। अगर प्रतिशत दक्षता निकालते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। इनपुट क्या होता है अपने पास, इनपुट क्या होता है दोस्तों, जो अपन उसको दे रहे हैं प्लस जो जो क्षतियां होती है वही तो होती है इनपुट, यानी कि आउटपुट प्लस लॉस, लॉसेस जितने भी अपने क्षतियां हुई हैं, ठीक है। देखो इनपुट है, ये ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, हमने क्या क्या दिया है इसके अंदर, यही तो चीज दी है जो हमारे पास आउटपुट में बाहर आई है। एक तो वो चीज दी थी आउटपुट में जो बाहर निकली, एक तो वो चीज दी यहां से अपन, और एक इन वाइंडिंग के अंदर और इन कोर के अंदर जो क्षतियां हमें हुई थी उन क्षतियों को भी अपन ने इनपुट के रूप में ही प्रदान किया था, ठीक है। तो इनपुट को अपन लिख सकते हैं क्या से, आउटपुट प्लस लॉसेस। अगर आपको प्रतिशत नीटा बराबर दे दे आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100, तो भी अपना सूत्र दोस्तों सही होगा,
ठीक है। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निकालना। इफिशियंसी जो अपने आदर्श होता है उसके अंदर तो होती है 98%, किसमें? मानक ट्रांसफॉर्मर में। और जो नॉर्मली होते हैं उसमें होती है 92 से 95%, ठीक है। तो इसको उतार लो आप। और इसके बाद अपन जो नई एडिंग डालेंगे वो नई एडिंग होगी हमारे शून्य लोड पर ट्रांसफॉर्मर के कार्य। शून्य लोड पर ट्रांसफॉर्मर के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उतार लिया अभी इसको, तो लिखो नई एडिंग शून्य लोड पर ट्रांसफॉर्मर के कार्य। इसमें कोई ज्यादा वाली ऐसी बात नहीं है, बस इसमें लिख लो आप, 2-4 लाइन लिखवा देता हूं आपको। यानी कि शून्य लोड के ऊपर कौन कौन सी जो कार्य होते हैं, तो लिखो यह ओपन सर्किट परीक्षण में होता है। ओपन सर्किट परीक्षण में होता है, यह ओपन सर्किट परीक्षण में होता है। यह ओपन सर्किट परीक्षण में होता है। देखो नाम से पता चला, शून्य लोड हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो हमारे पास शून्य लोड था, शून्य लोड यानी कि आगे की जो सिरे थे वो थे खुले, ठीक है। तो शून्य लोड अवस्था ओपन सर्किट परीक्षण के अंदर ही तो पढ़ा था। तो यह ओपन सर्किट परीक्षण में होता है। कार्य लिखो इसके, और कार्य में भी नंबर 1 कार्य लिखो आप। लोह क्षति का मान ज्ञात करने के लिए, वही बात है जो पहले वाली थी, बस इसका टॉपिक का नाम दे दिया। लोह क्षति को ज्ञात करना। दूसरा लिखो करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। 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 अब नोट डाल के आप इसमें एक बात लिखो, लिखो शून्य लोड पर ट्रांसफॉर्मर, शून्य लोड पर ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। शून्य लोड पर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, यानी कि खुला जो परीक्षण होता है उसी की तरह व्यवहार करता है। तो थोड़ी देर जो पहले अपन ओपन सर्किट पढ़ा था, उस ओपन सर्किट की वही बातें इसके अंदर भी लिखी हुई है। इसके अंदर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसी के अंदर लिखो शून्य लोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, शून्य लोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान पूर्ण लोड मान का केवल 2 से 5% होता है। मान केवल 2 से 5% होता है। अब लिखो आप नेक्स्ट लाइन, पूर्ण लोड पर ट्रांसफॉर्मर का कार्य। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन होगा उसके बारे में लिखो, पूर्ण लोड पर ट्रांसफॉर्मर का कार्य। और पूर्ण लोड पर वही बात हो जाएगी, इसमें लोड जोड़ा जाता है, इसमें ताम्र क्षति को खोजा जाता है। तो पॉइंट लिखो, इसमें आप पॉइंट बना के लिखो। ताम्र क्षति ज्ञात करते हैं, लिखो इसमें ताम्र क्षति ज्ञात करते हैं
सेकंड लाइन इसमें लिखो, पूर्ण लोड में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, पूर्ण लोड में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इस क्षेत्र का विरोध सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा करती है। तो इस क्षेत्र का विरोध, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कौन करता है भाई? जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है या ईएमएफ जो उत्पन्न होता है। तो लिखो, पूर्ण लोड में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इस क्षेत्र का विरोध सेकेंडरी में प्रवाहित धारा करती है। इस कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है। इस कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। सेकंड लाइन लिखो इसी में, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने के कारण, देखो अगर चुंबकीय फ्लक्स है ये हमारे पास है, अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। और विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो करंट जो होती है, करंट या एम्पियर, एम्पियर क्या होंगे? विद्युत वाहक बल का मान होगा, सॉरी कम होगा। और जब विद्युत वाहक बल का मान कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा, एम्पियर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने के कारण विद्युत वाहक बल का मान घटेगा तथा विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तथा धारा का मान बढ़ेगा। लिखो नेक्स्ट, जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलेशन जो होती है, जो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन होती है। लिखो, ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो ट्रांसफॉर्मर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है, इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन होती है वो पूरी की पूरी फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड होती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज होती है। ठीक है, अगर वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में निकालते हैं तो V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे V फुल लोड इंटू 100 होती है। ठीक है, VNL होता है नो लोड वोल्टेज, VFL होता है फुल लोड वोल्टेज। ये होती है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन इससे बनेगी वो होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर नोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज के बीच में दो डिफरेंट है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड वोल्टेज का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन में आप लिखो, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक, यानी कि नो लोड से फुल लोड तक। लिखो, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक सेकेंडरी वाइंडिंग में
वोल्टेज में परिवर्तन तथा सेकेंडरी में पूर्ण लोड वोल्टेज के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। पूर्ण लोड वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसी में अब लिखेंगे ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो किसमें की जाती है। कई बार क्या अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो इकाई होती है, यूनिट जिसको अपन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग। तो लिखो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए में की जाती है। किलोवोल्ट एम्पियर या मिली वोल्ट एम्पियर में क्या की जाती है? ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की जाती है। इसके अंदर एक छोटी सी बात और लिखो, यह आभासी होती है, यह आभासी शक्ति होती है। ठीक है, यह आभासी शक्ति होती है, यह आभासी शक्ति होती है। और आभासी शक्ति का सूत्र क्या होता है भाई? P बराबर V इंटू I होता है, और वास्तविक शक्ति का P बराबर VI cos I होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, और इसी के साथ हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर लेके आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। ओके, धन्यवाद।